नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आज की क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए साइंस इंपोर्टेंट क्लास, जो परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। आप सभी को बड़ी खुशी होगी कि आप सभी का जो बायोलॉजी का चैप्टर वो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का बाकी है, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे आज कि जवर में तेज श्वास का कारण क्या होता है। रोगाणुओं द्वारा O2 की खपत, रोगाणुओं का भूख होना, एंटीबॉडी का अभाव होना, मानसिक चिंता या शरीर का उच्चता। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है शरीर का उचित रक्तचाप। उच्चताप होगा इसका। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आकस्मिक संकट पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन से अधिक स्राव में से बढ़ जाता है। एड्रेनलिन, कार्टिकाइड, थायराइड या कैल्सिटोसिन। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। आपके जो दिल्ली पुलिस वाला बैच है, जिसमें आपके जो मिडिल वाला पार्ट रहेगा, जिसमें जीके जीएस कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। आकस्मिक संकट होने पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन के अधिक श्रावण से बढ़ जाता है। आपके एड्रेनलिन हार्मोन के श्रावण से। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि शरीर में कंकाल कार्य करता है। कि शरीर में जो कंकाल होता है वह कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है वो हमें बताना है। इसका क्या कार्य होता है, मेन इंपोर्टेंट। आधार प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण, कोमल अंगों की रक्षा करना या उपरोक्त सभी। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिरक्षी देरी के। बिल्कुल, शरीर के कंकाल का कार्य क्या होता है। आदान प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, कोमल अंगों की रक्षा करना, उपरोक्त सभी। बात करेंगे कंकाल तंत्र की। तो कंकाल तंत्र में मनुष्य में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है। 206। कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बच्चे में कितनी होती है, वैसे 300 होती है, और एक महीने के होते होते वो हो जाती है 270। कई जगह आपको 270 ही देखने को मिलेगा, पर शुरुआत में 300 होती है, एक महीना होता होता 270 हो जाती है। ठीक है, अस्थियों में अगर इंपोर्टेंट बात पूछी जाए तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 33 जब जन्म लेता है। ठीक है, वयस्क होते होते कितनी हो जाती है, 26। ठीक है, बात करेंगे कपाल की अस्थियों की संख्या पूछी गई थी आपकी आर्मी में। तो कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, इसमें कोई कमती बेसी नहीं होता है। बात करेंगे इसके अलावा कान में पूछी जाती है कि कान में कितनी अस्थियां होती है। एक कान में 2 अस्थि होती है, 3 अस्थि, सॉरी, एक कान में 2 अस्थि, 3 हो गई, 3 अस्थि और 2 कान हो गए, तो टोटल 6 अस्थियां हो गई। शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी कहां होती है, कान में होती है। कौन सी होती है, स्टेपिज। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे कान के अलावा आपके गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है हायोड। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके चेहरे में। तो चेहरे में कितनी अस्थियां होती है, चेहरे में गुरुजी 14 अस्थियां होती है। ठीक है, बात करेंगे एक हाथ में कितनी अस्थियां होती है, 30 अस्थियां होती है। तो दोनों हाथों में कितनी हो गई, गुरुजी 60 हो गई। ठीक है, बात करेंगे एक पैर में कितनी अस्थि होती है, 30 अस्थि होती है। तो दोनों पैरों में कितनी हो गई, गुरुजी 60 होती है। 120 अस्थियां तो यही हो गई। ठीक है, बिल्कुल सर। रीढ़ की हड्डी। बात करेंगे यहाँ पे पिंजरा की। पिंजरा मतलब पसलियों, पसलियों की संख्या। तो पसलियां कितनी होती है गुरुजी, 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। तो कितनी हो गई टोटल, 24। एक अस्थि इनको जोड़े रखने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो एक अस्थि होती है वो जोड़ती है इनको बीच में। इस प्रकार जो अस्थियों का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जहां बात करते हैं आपके पैर में एक सबसे बड़ी अस्थि होती है, कौन सी होती है, फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, और सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। शरीर को आदान प्रदान करना भी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है। बाबुल,
वेकार्स, सिकोआ या कोई नहीं? बिल्कुल सबको पता होगा किस पेड़ से प्राप्त होता है कारक। बिल्कुल आपका सभी का राइट ऑप्शन होगा वेकार्स। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, कि जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी है ये आपको बताना है। पीयूष, यकृत, एड्रिनल या थाइमस? बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी आज की। बिल्कुल बिल्कुल जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। ठीक है, बात करेंगे सर पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को दूसरा नाम क्या होता है आपका? क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। होती कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। ऐसे और क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि होती कैसी है? मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान होती है। सभी ग्रंथियों पर इसका आधिपत्य होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसके ऊपर किस ग्रंथि का आधिपत्य रहता है? आपका हाइपोथैलेमस का। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे यकृत की। ठीक है, यकृत से आपका जो पित्तरस स्रावित होता है, जो पित्ताशय में जाकर संग्रहित रहता है। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, बिल्कुल सर। पीलिया रोग होता है वो किससे संबंधित होता है? आपके यकृत से। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मेडुला ओब्लिंगेटा का नियमन करता है, कि मेडुला ओब्लिंगेटा है वो नियमन किसका करता है? उल्टी का करता है, हृदय गति का करता है, या चींकने का करता है, या फिर उपरोक्त सभी? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल मेडुला ओब्लिंगेटा जो मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क का, जिसका राइट ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी। वो उल्टी का भी काम करता है, हृदय गति का भी करता है, और छींकने का भी कार्य करता है। जैसे ही नाक में उत्तेजित पदार्थ चला गया, अपशिष्ट पदार्थ चला गया, तो बाहर निकालने के लिए छींक आती है। हृदय गति को नियमित बनाए रखता है, और साथ ही में उल्टी होती है। अगर खाने के साथ या पानी पीने के साथ कोई उत्तेजित पदार्थ चला जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए अब जो वोमिटिंग की क्रिया होती है वो आपके मेडुला ओब्लिंगेटा के द्वारा होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? ये आपको बताना है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे शेर शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने वाले का श्रेय सबसे पहले विलियम हार्वे को था। और इसके बाद में आपके विनर नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने आरएस कारक की खोज की थी, जिन्होंने मिलकर इसके साथ, और वो किस में की थी? आपके बंदर में की थी, और उस बंदर का नाम था मकाका रेसस। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं चरक। चरक क्यों प्रसिद्ध है? आपके एक चरक संहिता ग्रंथ है। कौन है? चरक संहिता ग्रंथ है, जो बहुत ही फेमस है, जो आपके चरक के द्वारा लिखी गई थी। बात करें रोबोट हुक की, तो रोबोट हुक लार्ले आपके कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है, 1665 में। कैसी कोशिका थी ये? मृत कोशिका थी, 1665 में खोज की थी। बात करते हैं जीवित कोशिका की। गुरुजी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अगर उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, तो जीवित सेल की खोज किसने की थी? आपके एंटोन वोन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने आपके जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु भी बड़ा दिमागी इंसान था, बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक था। इनके द्वारा, अरस्तु के द्वारा किस किस की खोज की गई थी, या किस किस के पिता कहा जाता है? आपके जीव विज्ञान। किसके? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? आपके अरस्तु को कहा जाता है।
इसके साथ ही आपको इन्हें और किसका जनक कहा जाता है मेरे शेर? गुरुजी अरस्तु को तो वैसे आपके जूलॉजी के भी जनक कहा जाता है। जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सर। विलियम हार्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था और इन्होंने यह भी बताया था साथ में कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया था 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ओ आपका सर्व है दाता समूह है और ए बी सर्व है ग्राही समूह है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले डिटेल से पढ़ा रखा है, वहां पे जाकर देख सकते हो। साइंस का एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं है। जो भी आप किसी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी से जो भी आपके टॉपिक्स जुड़े हुए हैं पूरे की पूरी बायोलॉजी हमने करवा दी, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी जिस टॉपिक से मान लीजिए जैसा कि रक्त वाला चैप्टर है, हमने पहले रक्त चैप्टर करवा दिया, उसके बाद में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं रक्त से वो भी हमने आगे आगे क्लास में करवाया है। तो आगे भी जो कौन से क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें संभावनावत जो क्वेश्चन है वो भी उसमें साथ में ऐड किए हैं, तो वहां पे जाकर भी देख सकते हो। अब बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो वो भी आपको जल्द ही निपटारा करवा देंगे। उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहेगी वो आपको साथ में करवाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या यकृत ग्रंथि? अब कौन सी ग्रंथि होगी मेरा शेर? राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल मेरे शेर, आपके जो पीनियल ग्रंथि होगी वो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा आप बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। हमने बाकी ग्रंथियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ भी लिया है। मानव नेत्र में लेंस होता है समतल, उभय अवतलीय, उभय उत्तलीय या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, मानव नेत्र में लेंस होता है वैसे आपके उभय उत्तलीय लेंस होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल में क्या फर्क होता है? ये तो आता है गुरुजी आपका उत्तल। कौन सा हो गया? उत्तल। इनके किनारों से पतला होता है और मध्य भाग से मोटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल की। अवतल इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, अवतल में होता है गुरुजी की ऊपर किनारों से तो मोटा होता है, किनारों से चौड़ा होता है और मध्य भाग से पतला होता है। यह होता है आपका अवतल। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव की धमनियां रक्त का प्रवाह करती है शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल गुरुजी, देख लेते हैं कि मानव की धमनियां होती है वो हमेशा आपके शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। हमने कहा था कि ये डी से धमनियां, डी और डी आपका पहले बताया था डी के सर। तो शुद्ध हो गया आपका धमनियों में, और अशुद्ध किस में होता है ये भी बता दीजिए सर। बिल्कुल सिराओं में आपका अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अशुद्ध रक्त को सिरा के माध्यम से आपके हृदय तक जाता है और हृदय से शुद्ध रक्त वापस अंगों तक लाने का कार्य करता है आपका धमनियां, और अंगों से आपके हृदय तक। ठीक है, अंगों से अशुद्ध रक्त को, इसको अशुद्ध अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य आपकी सिराएं करती है और हृदय से शुद्ध रक्त को